हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। हम आज बात करने वाले हैं 2021 में जो सीटेट हुआ था जनवरी में, उस सीटेट के पेपर की जो पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उस पेपर की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। क्या होगा? जब उसको चोट लगेगी तो रोहन जो है वो रोएगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो उसने कहा कि लड़कियों की तरह ना करो, लड़के जो हैं वो कभी रोते नहीं है, रोते तो कौन है? लड़कियां रोती हैं। तो इसमें पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है रूढ़िवादिता को। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? बिल्कुल नहीं देता है चुनौती। तो लैंगिक भेदभाव को कम करता है? नहीं, ये तो बढ़ावा देगा, क्योंकि जब पता चल रहा है कि लड़के लड़कियों को वो रोते हैं वो नहीं रोते हैं, तो ये तो बढ़ावा दे, इसको जो भेदभाव है इसको बढ़ावा देगा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, तो ये भी नहीं होंगे। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा जो है उस कक्षा में इतने दिया हुआ है, फिर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम मतलब ये होता है कि जो पाठ्यक्रम है बस उसी के आधार पर वो बताया जाए, तो ये नहीं होगा। अटल पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम तो लचीला होना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता पर अगर बल दोगे तो वही है, कल अपन ने पढ़ा था कि हीन भावना उसमें उत्पन्न होगी। फिर बात करते हैं कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जो मौके हैं वो मौके उनको जो है मिलने चाहिए, और अगर उनको अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे तो वो आगे अपने आप ही बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर चौथा दिया हुआ है कि विद्यार्थियों उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायोगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। अब देखना, ऑप्शन में दिया हुआ आपके कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। तो अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित, तो इसमें क्यों कैसे जो है उसका फैसला संकेत के रूप में दे रही है, तो ये नहीं करेगी। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अपन जो है सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि अधिगम के लिए पहाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेंगी, कि अधिगम के लिए जो है वो आधारभूत संरचना जो है उसका काम करेंगी। तो ये ऑप्शन जो है इसमें सही है, क्योंकि आधारभूत रचना है उसमें काम कर रही है। आगे के ऑप्शन देखिए, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा होगी। निकास की प्रवृत्तियां जो है वो कैसे पैदा होगी? इसमें कोई निकास की प्रवृत्ति पैदा नहीं होगी। और अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ठीक है, तो अर्थहीन भी नहीं होगी, तो यह आपके नहीं है। इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है, ये इसमें पूछा है। तो जो कथन है पहला दिया हुआ है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। तो देखिए, परिवार है वो जो विद्यार्थी है उसकी जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार ही होती है, उसकी फैमिली होती है। तो सबसे पहले वो परिवार में रहेगा, उसके बाद में ही विद्यालय में जाएगा, तो प्रथम कारक जो है वो उसका परिवार हो जाएगा।
और द्वितीय कारक विद्यालय हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है वो राइट है। अब इसके आगे के ऑप्शन देखिए, उनमें क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। नहीं, बिल्कुल गलत है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक है। द्वितीयक नहीं है, प्राथमिक कारक है। और परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारण है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर जो राइट है वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है अपन ने पढ़ लिया था पीछे के वीडियो में। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत वो किस पर जोर देता है। तो देखिए, पहला है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा मापी जा सकती है। बिल्कुल नहीं कहता है। बहुबुद्धि तो कहता है कि अनेक प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं उनको केवल वस्तुनिष्ठ से कैसे माप सकते हो। जैसे कोई सृजनात्मक बुद्धि का बालक है तो उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा नहीं मापा जा सकता। तो ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा। फिर कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बिल्कुल नहीं करती है। एक अगर आयाम में वो बुद्धिमत्ता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे जो आयाम है उनमें भी बुद्धिमत्ता हो। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बिल्कुल विभिन्न दशाएं हैं बुद्धिमत्ता की, तो ये उसका सही लग रहा है। आगे चौथा देखिए, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता तो होती ही है। हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता अवश्य होगी। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। ये अपने पढ़ा है, उसी में से आ गया था। देखो, अब आगे चलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग, जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कि कोई भी कार्य है उसको हम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे लोग जो है वो उसको स्वीकार करते हैं। तो नैतिक विकास का ये कौन सा चरण है? तो ये व्यक्ति जो विकास का चरण है ये है होगा प्रथागत। क्या होगा? प्रथागत जो चरण होगा ये इसका राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देते हैं। यानी ये किसके महत्व पर जोर देते हैं, ये बात यहाँ कही गई है। तो ये किसके महत्व पर जोर देते हैं? सांस्कृतिक उपकरण पर जोर देते हैं। बिल्कुल उपकरण पर जोर देंगे। फिर है गुणारोपण पर जोर, अभिप्रेरणा और संतुलित कर, तो इन पर ये जोर बिल्कुल नहीं देता है। ये सांस्कृतिक उपकरणों पर जो है वो जोर देता है, उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? जीन पियाजे अपने हैं वो अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को टेस्ट के रूप में वर्णित करते हैं। यानी किस रूप में वो वर्णित करेंगे? तो वो वर्णित किसके रूप में करेंगे? स्कीमा या मनोबंध के रूप में आपका जो है वर्णित कर रहे हैं। जीन पियाजे ने वो ये स्कीमा और स्कीमा जो बताया था उसमें ये इसको वर्णित किया जा रहा है। जो संज्ञानात्मक विकास है इसकी बात हो रही है। इसके ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा, बिल्कुल नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया ये तो नहीं है। और विकास का समव्यवस्थ ये अलग ही है, इसमें नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का 4 नंबर, चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, जो संज्ञानात्मक विकास है उस सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जो विकास का मुख्य गुण है वो क्या होता है? तो अमूर्त सोच का विकास ये तो नहीं होगा। फिर विचार सोच में केंद्रीकरण, सोच में जो केंद्रीकरण है ये तो इसका मुख्य गुण है। आगे देखते हैं ऑप्शन, परिकलित या निगमनात्मक सोच बिल्कुल नहीं होगा।
और संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, कि विकास के संदर्भ में, जो विकास है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, विकास की दर है वो सभी संस्कृतियों में समान रूप से होती है, बिल्कुल नहीं होती है, हर जगह अलग अलग प्रकार से होती है। इनका क्रम एक हो सकता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बिल्कुल नहीं होता है। विकास तो बचपन से ही, जो बाल्यावस्था से पहले से ही विकास चलता जाता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बिल्कुल नहीं होता है। विकास बहुआयामी है, बिल्कुल बहुआयामी है, और ये बाल्यावस्था से पहले से ही बालक में विकास होता रहता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये क्या कहता है कि जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का क्रम है, वो क्रम किस प्रकार होगा। तो इसमें देखिए, बालक जब बाल्यावस्था में होता है, फिर नहीं, पहले शेषावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, और फिर किशोरावस्था में जाता है। तो इसमें कौन सा क्रम सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है संवेदिक, यानी संवेगों के द्वारा बालक समझता है, तो बाल्यावस्था में बिल्कुल उसी से समझेगा। फिर जब जो शेष अवस्था में उसी से समझेगा, संवेगों के द्वारा ही। और जब फिर उसके बाद में जब बाल्यावस्था आती है, तो बालक जो है मूर्त रूप जो है, उसके सामने जो मूर्त रूप होगा उसी को सीखेगा। और जब मूर्त रूप की बात आती है, तो वो बाल्यावस्था में होता है। और फिर जब किशोरावस्था में होगा, तो बालक क्या है, अमूर्त बुद्धि का उपयोग करेगा। ये आपको बताया था जब अवस्थाएं पढ़ाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये राइट आंसर है। तो आगे अमूर्त, पहले ही बाल्य, इसकी जो है जन्म में शेषावस्था में अमूर्त तो शुरू में होता ही नहीं है, मूर्त भी नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो किस प्रकार, ये प्रगतिशील कक्षा है जो चल रही है, उसमें किस प्रकार से देखा जाए। तो उसमें की बात करते हैं, पहला ऑप्शन है कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं हो सका, ये कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी नहीं है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, योग्यता के आधार पर कोई समूह बनाने की कोई मापदंड, ग्रुप तो बनने ही नहीं चाहिए। और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा कि अध्यापन है अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपन ने जो कल पढ़ा था समावेशी कक्षा, उस समावेशी कक्षा की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में पर जोर दिया जाना चाहिए, कि एक जो समावेशी कक्षा है उस पर किस चीज पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, फिर है अविभेदी समरूपी निर्देशों, और थर्ड है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों की अलगाव, अलगाव आ गया तो ये तो वैसे ही कटे हो जाएगा। फिर है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, कि जो बच्चे हैं उस बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना आवश्यक है। और जितने बालक को अवसर प्रदान होंगे या बालक को जितने अवसर मिलेंगे, उन अवसरों के आधार पर ही बालक जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये एक समावेशी कक्षा पर इस पर जोर देना चाहिए। फिर बात करते हैं वापस, जो आरटी में अपन ने पढ़ा था उस वो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, देख लिए, हूबहू आपको मिलेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। कि जो अधिगम जो है 2016, हमने इस पर चर्चा की थी कि 2016 जो है दिव्यांगजन है वो जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद में ये लागू हुआ 2016। तो इसमें बालकों को पहले विकलांग कहा जाता था, उसके बाद में अब क्या कहा जाता है, दिव्यांग कहा जाता है। तो इसमें किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है।
तो देखिए क्या है कि मंदित छात्र बिल्कुल नहीं, विकलांग छात्र बिल्कुल नहीं होगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है और छात्र जिसका शरीर अशक्त शरीर है, तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक दिव्यांगता है। वो इसे जो दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम है उनके अनुसार ये शब्दावली उपयुक्त होगी। ये 2016 में नियम बनाया था, वो आपका क्वेश्चन आ गया है। यानी हमने जो पढ़ाया है सीटेट गुरुजी में आपको, वो क्वेश्चन वो आपको सीटेट के एग्जाम्स में मिल रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कहा गया कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं को अंडरलाइन कर रखा है, पहले अंडरलाइन नहीं आता, आजकल अंडरलाइन आ रहा है ये, कि अधिगम कठिनाई जो हो रही है किसी छात्र को, तो उनकी ज़रूरतों को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना ये भी करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन में भी क्या पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 6 जो 15 का है वो 4th हो जाएगा। क्योंकि जटिल संरचना अगर कर दोगे तो बच्चे में वैसे ही जो है अधिगम नहीं हो पाएगा, और वो बालक वैसे ही अधिगम अयोग्यता के अंतर्गत आता है, निर्योग्यता के अंतर्गत आ रहा है। फिर हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, प्रमुख लक्षण क्या है, तो इस लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो ये सृजनात्मक वैसे ही नहीं होगा, अगर कम है बोधगम्य तो सृजनात्मक का प्रमुख लक्षण नहीं है। अपसारी चिंतन, बिल्कुल सृजनात्मक जो होता है वो आपका अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन होगा तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अति सक्रियता, बिल्कुल अति सक्रियता भी नहीं आएगा, और असतर्कता भी इसका नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो इसका राइट आंसर 2 होगा, 2 नंबर होगा। अपसारी चिंतन होगा, सृजनात्मकता जहां भी आती है वो अपसारी चिंतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या कहा गया है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, अब ये समावेशी कक्षा जो है उसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक अध्यापक को इतना छोड़ दिया है। अब देखिए इसके ऑप्शन, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो रूढ़िगत, ये भी नहीं होगा इसका, क्योंकि रूढ़िगत धारणा, ये आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि रूढ़िगत जो धारणाएं हैं उनको मजबूत करोगे तो वैसे ही जो है वो लड़के और लड़कियों में जो है भेदभाव होगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। फिर है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलन, तो सबके लिए कैसे होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो विविध जो विन्यास हैं, ठीक है, ड्रा एग्जाम्पल्स हैं, उनसे क्या है उदाहरण लेने चाहिए, एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, तो ये इसका आंसर राइट होगा। और विविध संबंधी बातचीत टालनी चाहिए, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। सुसाध्य किया जा सकता है, समस्या जो समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है, ये इसमें लिखा गया है। तो ऑप्शन देखिए इसके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देने से भी ये सुसाध्य नहीं होगा। फिर है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, अटल तो होना ही नहीं चाहिए कोई चीज। ठीक है, फिर है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समरूपों को, जो समान रूप हैं उनको इस्तेमाल को जो है बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा हो, डर होगा तो बालक वैसे अधिगम नहीं कर पाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। और 19 नंबर में आपका क्या कहा गया है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जो अधिगम की अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन जो है, उसको किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन है कि बच्चे को दंड देकर, बिल्कुल गलत है, दंड देकर तो कुछ कर ही नहीं सकते बच्चे को। परिवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो परिवीणता है, अभिमुखी लक्ष्य जो है उस पर जोर दिया जा सकता है, तो उससे क्या होगा, ये जो है अभिप्रेरणा कायम में रह सकती है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं करने चाहिए और यंत्रवत याद करने पर जोर, ये तो एक मशीनरी का काम है, तो विद्यार्थी इससे नहीं जुड़ा रह सकता। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि शर्मिंदगी जो है, शर्मिंदगी इतना लिखा, आगे ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखो, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावित है, बिल्कुल नहीं है प्रभावित। और शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। सबसे जो उपयुक्त या प्रभावशाली जिसको कहते हैं वो कौन सा माध्यम है। तो पहले माध्यम ऑप्शन दिया हुआ है कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, गलत है, यंत्रवत नहीं। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि संकल्पनाएं जो है उनके जो अंदर है रिलेशनशिप, उनको ढूंढना है, संबंध उसको खोजना है, तो ये प्रभावशाली एक माध्यम है। फिर देखो आगे कि बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के अवलोकन भी नहीं। और अनुकरण या नकल को दोहराना, ये भी बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22। और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 22 नंबर में पूछा गया है कि एक अध्यापिका है, उसको दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि उनको विश्लेषण क्यों करना चाहिए, पूछा है कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। बिल्कुल नहीं, दंड तो देना ही नहीं है बालकों को, ये तो आरटी में जो है धारा 17 में लिखा हुआ है कि बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, आप डरा भी नहीं सकते। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल है। जब त्रुटियां होंगी तो शिक्षक को, अध्यापिका को पता चलेगा कि उसमें क्या कमियां रह गई है, फिर उसको अध्यापन अधिगम जो है वो प्रक्रिया को और अच्छा प्रकार से जो बच्चे को समझा सकेंगे, तो ये अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर देता है, अलग करोगे तो समावेशी कक्षा का उल्लंघन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आप जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप साथ साथ में, ताकि आपको इसके जो आगे आगे आने वाले नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाएं। फिर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कि बच्चों को कब होती है, जब ऑप्शन में दिया हुआ है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब बालक को कोई अगर कंटेंट, हम कोई विषय वस्तु दे रहे हैं, तो विषय वस्तु अगर अलग अलग टुकड़ों में देंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगी तो कठिनाई नहीं होगी। और अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तो बहुरूपों में प्रस्तुत अगर किया जाएगा तो बालक का माइंड जो है वो डेवलप होगा, ये तो नहीं होगा। तो इसमें कहा है कि जब कठिनाई कब होगी, तो जब कठिनाई तब होगी जब जो है अलग अलग टुकड़ों में कोई भी है जो विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करोगे, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, सबसे उत्तम जो अवस्था है वो कौन सी है? देखिए, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, भय नहीं, भय तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। निम्न उत्तेजना और उच्च भय, ये तो दोनों ऑप्शन है डिलीट हो जाएंगे। फिर है थर्ड की संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, भय नहीं है और उत्तेजना जो है संतुलित है। तो संतुलित है तो इसमें क्या होगा, संतुलित में जो अवस्था है वो सर्वोत्तम होगी, अधिगम अधिक होगा। और कोई उत्तेजना नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, तो वैसे नीरस कक्षा में नीरसता फैलेगी। तो ये 24 नंबर है, में ऑप्शन नहीं 3 नंबर राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ऑप्शन एक है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों की भूमिका बिल्कुल अवश्य होती है, बच्चों की भूमिका तो कैसे नहीं होगी। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से आप कह सकते हो कि निर्भर करते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल बच्चे जो हैं वो सक्रिय भूमिका, एक्टिव रहेंगे बच्चे, प्ले एन एक्टिव रोल में रहेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो रहा है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये भी इसका गलत आंसर होगा। तो जो है बच्चे वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो 25 नंबर में 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 जो 26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 26 नंबर में आपका कहा गया है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि योग्यता सुधारिये है, योग्यता अटल है, अटल तो कोई चीज है ही नहीं, फिक्स्ड, अटल का मतलब फिक्स होता है, फिक्स कुछ भी नहीं है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी गलत है, असफलता अनियंत्रित है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, योग्यता सुधारिये है। क्योंकि बाकी जो है वो तो नेगेटिविटी, वैसे नकारात्मक ऑप्शन है, तो ये भी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर बात करते हैं 27 नंबर, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कि इनमें से कौन सी परिपाटी है जो विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करती है, इंप्रूव करती है? तो इसमें है कि प्रतिस्पर्धा आधारित, प्रतिस्पर्धाएं, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा तो होनी ही नहीं चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा स्तर, ये भी नहीं होगा। बारंबार परीक्षाएं, बार बार परीक्षाएं नहीं। अन्वेषण और संवाद, ये इसका हो सकता है, क्योंकि अन्वेषण और संवाद, जब अलग संवाद करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, डायलॉग्स करेंगे, तो उसमें जो है संकलनात्मक, उसकी जो बुद्धि है वो डेवलप होगी और संकलनात्मक जो समझ उसमें विकसित होगी। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। इसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि एक कार्य के दौरान साइना जो है वो स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस प्रकार का व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है? जो खुद से ही बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है वाइगोत्स्की की भाषा में? तो देखिए, खुद से अगर बात कर रहे हैं, स्वयं से ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? जब ये ऑप्शन दे रखा है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, अपरिपक्वता नहीं है, बिल्कुल स्वनियमन, बिल्कुल स्वनियमन का है। सेल्फ रेगुलेशन जो है वो स्वनियमन होगा, खुद से बात करना। आत्मकेंद्रिता, ये तो आत्मकेंद्रित होगा अगर कोई, तो वो होगा। और मनोवैज्ञानिक विकार भी इसमें नहीं होगा। तो राइट आंसर स्वनियमन, ये इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कि वो स्वयं से, खुद से ही जो बातें कर रही है। फिर है आगे ऑप्शन आपका, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना पद्धति का मूल्यांकन का जो लक्ष्य है वो नहीं हो सकता। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विभाजित करना भी नहीं होगा, विभाजित कर दोगे तो वैसे ही लक्ष्य नहीं होगा, कोई विभाजित का लक्ष्य होता ही नहीं है। फिर विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल विद्यार्थियों को क्या नीड है और रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, तो बिल्कुल उसको इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको पहचान होनी चाहिए। तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा।
चौथा दिया हुआ है कि पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान। ये भी इसका जो है वो मूल लक्ष्य नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन क्या आया था कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, कि बच्चे के विकास की व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनको किस पर प्रतिरोपित कर सकता है। तो इसमें आपके कि केवल आनुवांशिकता पर, केवल आनुवांशिकता कहना बिल्कुल ही गलत होगा, और केवल पर्यावरण पर भी नहीं, आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों साथ में हो तो वो अलग बात है, ना आनुवांशिक ना पर्यावरण तो ये भी नहीं होगा। और आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर तो बिल्कुल आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है वो साथ साथ बढ़ते हैं, और इसमें साथ साथ ही बच्चे का विकास होता है, किसी भी एक के द्वारा नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में हमेशा रहते हैं। और विकास जो है मल्टीप्लाई में रहता है किसके, ये जो आपका वातावरण और आनुवांशिकता है, अगर कोई भी इसमें नहीं होगा, जीरो होगा, तो विकास बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2021 जो जनवरी में आपकी एग्ज़ाम्स हुई थी, उन पे जो सीडीपी के क्वेश्चन आए थे उस पे अपन ने डिस्कस किया है। तो ये आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम जो इसके शिक्षण शास्त्र के जो शिक्षण विधियाँ जो हैं हिंदी की, उनके बारे में भी अगला वीडियो बनाएंगे जल्दी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें एक नया मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे और भी विषय वस्तु। और अब देखिए आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, तो हमने जो पढ़ाया आपको उसमें से ये क्वेश्चन जो है पुटअप हो रहे हैं, तो और जो आपके दिसंबर में एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप याद रखना, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।